तो आज है टीडीएस की क्लास नंबर 2। पहली क्लास में जो भी मैंने बताया था मैं 2-4 मिनट में रिवीजन करा के, ज्यादा ज्यादा 5 से 7 मिनट में रिवीजन करा के आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसे समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको टीडीएस में बताया गया था टैक्स, टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। भाई ये जो टीडीएस होता है, क्या ये अलग तरह का टैक्स है? जैसे जीएसटी एक टैक्स है, वैसे ही टीडीएस एक टैक्स है? नहीं, टीडीएस कोई अलग तरह का टैक्स नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स का ही पार्ट है। तो इनकम टैक्स को ही, जो मैंने आपको बताया था ना, टैक्स वैसे अगले साल पे करना होता है इनकम टैक्स, बट टीडीएस में क्या होता है कि जो अगले साल आप पे करने वाले हो वो इसी साल गवर्नमेंट कुछ हिस्सा काट लेती है। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं काटती, जो पेमेंट करने वाला है आपको, मान लेते हैं 2 बंदे हैं, ये मैं हूं और ये सामने वाला है, तो मैं अगर आपको, यानी ये मैं हूं, तो मैं अगर आपको कुछ पेमेंट करने वाला हूं, तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल सेट कर रखे हैं कि इस चीज की पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काट लो, इस चीज की पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काट लो। बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे समझना है। उनमें से एक थी सैलरी, जो मैं बता रहा था कि सबसे पहले हम सैलरी को पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी को सैलरी देने वाले हो, तो आप पहले ही हिसाब लगा लो कि सामने वाले का कितना टैक्स बनेगा। यानी जब भी कोई आपके पास जॉब पे आता है, तो पहले दिन ही आप हिसाब लगाओ कि ये पूरे साल में कितने रुपए अर्न करने वाला है, और कितने रुपए अर्न करने वाला है तो कितना इसका टैक्स बनेगा। और जितना भी टैक्स बनेगा, मान लेते हैं वो आपके पास पूरे 12 महीने जॉब करेगा और उसका टैक्स बन रहा है 480, तो आप क्या करोगे, 480 डिवाइड बाई 12, और हर महीने जो भी उसका टैक्स बनेगा, मान लेते हैं इस केस में 40,000, तो 40,000 रुपए हर महीने उसका काट के फिर दोगे। इसी को बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी टैक्स शुरू से ही कट गया। शुरू से ही मतलब भाई जब जैसे ही सोर्स, जैसे ही जनरेट हुई इनकम, वैसे ही टीडीएस कट गया। और ये टीडीएस काट के 40,000 रुपए हर महीना, क्या ये अपने पास रखेगा या गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। अच्छा, ये चीज मैं अभी बताया नहीं था, वो मैं बताने वाला हूं। जो टीडीएस काटता है उसे बोलते हैं डिडक्टर, और जिसका टीडीएस कटता है उसे बोलते हैं डिडक्टी। ठीक है, अब आप बोलोगे याद रखना है? हाँ याद रखना है। क्या अभी याद रखना है? नहीं, आगे चल के दोबारा बताऊंगा। अभी वो सब मैं उन सब चीजों पे नहीं जा रहा। मैं सिंपल आपको एक बात बोल रहा हूं कि टीडीएस कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि टीडीएस क्या है, इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है। इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है। चलो अब बात करते हैं कि भाई इनकम टैक्स काम किस तरीके से करता है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्योंकि आपको ये सब पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए पहले से ही। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि इनकम टैक्स काम किस तरीके से करता है। मान लेते हैं मैं 24-25 में कमा रहा हूं, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप चुपचाप कमाओ पूरा साल, जो आपका 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है 31 मार्च 2025 तक, आप खूब मेहनत करो, काम करते रहो, काम करो। ठीक है, काम करने के बाद अगले साल कोई एक डेट देगी गवर्नमेंट, जिसमें से मैंने एक एग्जांपल दिया था 31 जुलाई। अब आप बोलोगे क्या सबके लिए 31 जुलाई है? नहीं नहीं, सबके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट नहीं है। किसी के लिए 31 जुलाई के बाद 31 अक्टूबर तक भी डेट होती है, 31 नवंबर तक भी डेट होती है। इसके लिए क्या होती है, सब कुछ इनकम टैक्स में सीखेंगे, आईटीआर में सीखेंगे। अभी आप भूल जाओ, आप ये समझो इस साल की इनकम अगले साल हमें बताना होता है गवर्नमेंट को। अच्छा, बताना कैसे होता है? ऐसे बोलेंगे फोन करके, हाँ मोदी जी 5 लाख कमा लिया, ऐसा बोलोगे, या आईटीआर फाइल करोगे? आईटीआर जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें आप पूरी डिटेल अपनी गवर्नमेंट को दोगे और गवर्नमेंट को बताओगे कि मेरा इतना टैक्स बनता है। उस टैक्स को क्या बोलते हो आप? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मान लेते हैं आपका जो भी टैक्स बन रहा होगा उस टाइम पे आपको पे करना होगा। अब बात आती है कि भाई जब भी, यानी इस साल की इनकम अगले साल आप पे करते हो, यही होता है, इस साल की इनकम अगले साल पे करते हो। तो भाई इस साल को क्या बोलेंगे, यानी जिस साल का टैक्स आप पे कर रहे हो उस साल को क्या बोलोगे आप? फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। ठीक है, अच्छा, और जिस साल में टैक्स पे कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर, यानी कि AY। और ये हर साल चेंज होगा। जैसे अभी करेंटली हम 24-25 में जो भी कमा रहे हैं, आप सब, हम सब 24-25 में जी रहे हैं, तो 24-25 में हम जो भी कमा रहे हैं इसकी डिटेल मुझे कब देनी है? 25-26 में। और जब मैं 25-26 में आईटीआर फाइल करने बैठूंगा, तो गवर्नमेंट मुझे क्या बोलने वाली है कि आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है? 25-26, और प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25। समझ आ गया? अच्छा, फिर 25-26 में भी कुछ कमाऊंगा जिसकी डिटेल मैं 26-27 में देने वाला हूं, ऐसा ही है। तो जो मैं 25-26 में कमाऊंगा, तो 25-26 मेरा प्रीवियस ईयर, और जब भी 26-27 में बताऊंगा तो वो असेसमेंट ईयर। समझ आया? थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। अब गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने बोला ना गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड लाने वाली है, जिसमें सब कुछ चेंज करने का प्लान है गवर्नमेंट का, सब कुछ तो नहीं बट मोटी मोटी चीजें चेंज करने वाली है, चीजों को सिंपल करने के लिए। तो वहां पे गवर्नमेंट ने ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का हिसाब हटा दिया। तो लगे यार बड़ा झंझट होगा। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता? मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब तक आएगा नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा। बट वो जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पहले से कि भाई ये चेंज होने का गवर्नमेंट का प्लान है,
उन चेंजेस प्लान के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ये गवर्नमेंट का प्लान है कि ये चेंज करेगी, ठीक है। उनमें से एक ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर हट जाएगा, तो आगे से आपके लिए बड़ा आसान होगा कि 24-25 का टैक्स पे कर रहा हूं बस, कोई असेसमेंट ईयर वर्ड नहीं, कोई प्रीवियस ईयर वर्ड नहीं। लेकिन क्योंकि अभी आप सीख रहे हो और डायरेक्ट टैक्स कोड हो सकता है आज से 3 साल बाद आए, तो 3 साल तक आप ये तो नहीं रहोगे ना कि डायरेक्ट टैक्स कोड का वेट करेंगे। हो सकता है 2 साल बाद आए, हो सकता है 1 साल बाद आए, कह नहीं सकते कब आए, क्योंकि 6 महीने बाद तो गवर्नमेंट का प्लान है, तो वो लाएगी, फिर वो अप्रूव होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो भाई आपको तो अगले 2 साल तक के लिए भी चाहिए ना कुछ, तो आपको ये आना चाहिए असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। क्लियर है मैं अभी तक क्या बता रहा हूँ, क्लियर है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि भाई टीडीएस में सीखेंगे क्या क्या, ये आपने लास्ट क्लास में बता दिया था, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। भाई टीडीएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सीखना होता है रूल। रूल क्या होता है कि भाई मुझे किसका टीडीएस काटना है, ऐसे ही थोड़ा ना किसी का भी टीडीएस काटोगे, किसी का भी मन किया आज मन कर रहा है मेरा तेरा टीडीएस काटो, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो आपको रूल पता होना चाहिए कि भाई अगर किसी को सैलरी दे रहा हूं तो कितना टीडीएस काटना है, किसी को कमीशन दे रहा हूं तो कितना टीडीएस काटना है। अच्छा, सिर्फ रूल नहीं पता होने चाहिए, विद सेक्शन पता होने चाहिए। मैंने स्पेसिफिक बोला आपको, टीडीएस में विद रूल्स विद सेक्शन सब आपको पता होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए किसी का टीडीएस काट रहे हो तो 192। और एक बात ध्यान रखना, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऐसे बोलेगा कमीशन पे टीडीएस कितना % काटना है और कौन से सेक्शन में काटना है, सैलरी में कितना टीडीएस काटना है, कौन से सेक्शन में काटना है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना विद सेक्शन, विद सेक्शन, इधर ध्यान दो सचिन, इधर विद सेक्शन आपको सब कुछ आना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद रूल पता होना चाहिए, यानी हमारा पहला टारगेट यही होगा कि हम रूल अच्छे से समझे। जब एक बार आपको रूल समझ आ जाएगा तो हम ये देखेंगे कि अगर किसी का टीडी अब पता चल गया इसका 5% काटना है, इसका 10% काटना है, तो कैसे काटोगे, ठीक है, क्या होते हैं रूल काटने के। काटोगे तो अपनी बुक में एंट्रीज कैसे करोगे, रिकॉर्ड कैसे करोगे कि मैंने इसका टीडीएस काट लिया, ठीक है। अच्छा, टीडीएस काटने के बाद अपने पास तो रखना नहीं है, तो उसको डिपॉजिट कराना है, तो भाई उसको कैसे डिपॉजिट कराओगे। और डिपॉजिट कराने के बाद सिर्फ यही काम खत्म नहीं हो जाता, मेनली अकाउंटेंट का यहीं तक काम होता है। बट देखो, आपको जब जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाते जाओगे आपको पता होगा कि अब मैंने टीडीएस जमा करा दिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, रिटर्न भी फाइल करनी है। रिटर्न मतलब गवर्नमेंट को बताना भी तो है कि भाई मैंने इसका टीडीएस काटा था, इस सेक्शन में काटा था, इसका पैन नंबर ये है, इतना जमा करा दिया। तो ये सारी डिटेल देना रिटर्न्स, टीडीएस की रिटर्न, जैसे जीएसटी की रिटर्न में आप देते हो ना कि मेरा इतना इनपुट, मेरा इतना आउटपुट, वैसे ही आप इनकम टैक्स की रिटर्न में क्या देते हो, मेरा इतना इनकम थी और मेरा इतना टैक्स बन रहा है, ऐसी चीजें बताते हो आप। टीडीएस के रिटर्न आपको फाइल करने आने चाहिए और फिर टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करने आना चाहिए कि जिसका जिसका मैंने टीडीएस काटा उसका उसका सर्टिफिकेट कैसे इशू, ठीक है। होपफुली यहां तक बातें क्लियर होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आप कह रहे थे कि आप पढ़ाओगे टीडीएस, टीडीएस का क्या मतलब है, किसी का टीडीएस काटना है, कौन से सेक्शन में काटना है, ये सब चीज पढ़ाओगे। फिर आप यहाँ इनकम टैक्स पे कहां लेकर आ गए, तो देखो एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, मान लेते हैं किसी की सैलरी पे टीडीएस काटना है, तो सैलरी पे टीडीएस कैसे काटोगे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इतनी सैलरी मिलेगी अगर इसको तो इतना टैक्स बनेगा, ये पता होना चाहिए, तभी तो जितना टैक्स बनेगा उसके हिसाब से आप काटोगे टीडीएस, यही अभी आपको समझाया। लेकिन भाई आपको किसी का टैक्स कितना बनेगा ये पता होने के लिए इनकम टैक्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला शुरू की 2-3 क्लासेज आपकी पहले इनकम टैक्स के ऊपर होगी, जहां पे आपको थोड़ा बहुत इनकम टैक्स समझ आ जाए कि किसी की इतनी इनकम है तो इतना टैक्स बनेगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई पहले इनकम टैक्स पे ही आ जाते हैं हम, थोड़ा सा इनकम टैक्स समझ लो फिर वहां पे जाएंगे कि भाई अगर मैं किसी का टैक्स कैसे निकालते हैं। तो देखो गवर्नमेंट ने बोला कोई भी टोटल 5 जगह से इनकम कमा सकता है, किसी की भी कोई इनकम होगी तो कितनी जगह से होगी, 5 जगह से। कौन कौन सी, सैलरी, सबको पता है सैलरी क्या होती है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में क्या बताया था, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, घर है और उसको आपने रेंट पे दे रखा है, उससे जो इनकम आ रही है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। इसके बाद तीसरा बताया था कैपिटल गेन, यानी आपने कोई असेट्स खरीदा और फिर उस असेट्स को महंगा बेच दिया, जैसे ज्वेलरी खरीदी और 1-8 साल रुक के फिर उस ज्वेलरी को महंगी बेच दिया, ठीक है, तो आपका जो डिफरेंस आया उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ चौथा क्या आपकी इनकम हो सकती है, पीजीबीपी, अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस या फिर प्रोफेशन, यानी बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो तो उससे प्रॉफिट आ रहा है, गेन आ रहा है, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुल मिला के ये वाला है बिजनेस के लिए, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो। और लास्ट में क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी अगर आपका इन चारों में से कहीं पे इनकम नहीं आ रही तो कहां पे आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कौन सी इनकम आ सकती है, ड्रीम इलेवन पे जीत गए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन ध्यान रखना हार भी सकते हो, और बल्कि हारते ही हैं आप, 49 लगाओ आप हारोगे 100%, तो पैसा मत लगाना ड्रीम इलेवन वगैरह पे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 5 जगह पे आप पैसा लगाओ, सॉरी इन 5 जगह से आपकी कमाई होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्स।
इन पांचों को जोड़ने के बाद जो आपकी इनकम आती है उसे क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, क्या इसी इनकम पे टैक्स देना है? इसी इनकम पे टैक्स देना नहीं। गवर्नमेंट क्या कहती है भाई, जो आपकी इनकम आई है उसमें से कुछ हम घटाने को दे देंगे। अच्छा, क्या क्या घटाने को दोगे भाई? कुछ डिडक्शन होती है सेक्शन 80C से लेके 80U तक। अच्छा, कौन कौन सी डिडक्शन होती है मैंने डिटेल में नहीं बताया था। डिटेल में तो आप ये तो टीडीएस पढ़ रहे हैं ना, टीडीएस में ये सब थोड़ा ना पढ़ने बैठोगे। तो वो इनकम टैक्स का पार्ट है कि भाई डिडक्शन कौन कौन सी होती है 80C से 80U तक। लेकिन जो डिडक्शन होती है उनमें मैंने कुछ हिंट दिया था आपको, जैसे कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई वो घटा देते हैं, क्योंकि हम खुद ही प्रमोट करते हैं आपको ये सब लेने को। और जो नेट टैक्सेबल इनकम बचेगी, कौन सी? नेट टैक्सेबल इनकम, आपको टैक्स उस अमाउंट पे निकालना पड़ेगा। अब बात आई कि मान लेते हैं मुझे पता चल गया किसी की नेट टैक्सेबल इनकम इतनी है, तो टैक्स कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने तो टैक्स अभी तक बताया ही नहीं। मान लेते हैं मेरे को पता चल गया मैं 10 लाख कमाता हूं, तो भाई 10 लाख कमाता हूं तो 10 लाख पे टैक्स मेरे को कितना पे करना है, वो कैसे निकलेगा? उसको निकालने के लिए हम टैक्स के रेट्स को समझेंगे, इनकम टैक्स के रेट्स को। और अब मैं यहां से नई चीजें शुरू करने वाला हूं। अभी तक मैंने जो भी बताया वो पिछली क्लास का था, होपफुली आपको याद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये इनकम टैक्स का रेट क्या चलता है। और आपने लिख रखा है यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में, ये क्या होता है ध्यान से सुनो। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। भाई आपको पता होगा हर साल फरवरी में बजट आता है, हर साल फरवरी में बजट आता है अभी के हिसाब से। जैसे फरवरी 2024 में भी एक बजट आया था, ठीक है। फरवरी 2024 में गवर्नमेंट बजट निकालती है। बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट अपनी पूरी डिटेल देती है कि भाई हमें यहां यहां से पैसे आने वाले हैं और हम यहां यहां पैसे खर्च करने वाले हैं। तो उसमें जो पैसे आने वाले हैं गवर्नमेंट के पास, पता है ना, बजट तो सबको पता होगा ना बजट क्या होता है। बजट में गवर्नमेंट, जैसे मान लेते हैं मेरी गवर्नमेंट चल रही है, मान लेते हैं मैं बीजेपी में हूं और मेरी गवर्नमेंट चल रही है, तो जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं हमारे, जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी हट गई शायद, कि है ना, वो तो रहेंगी ठीक है। तो निर्मला सीतारमन जी ने जो भी अपनी क्या बोलते हैं इसको, अब उनको उन्होंने पूरा हिसाब लगाना है कि पूरे साल में कितने रुपए आने वाले हैं। मान लेते हैं वो कह रहे हैं लेट सपोज कि 1 लाख करोड़ इंडिया में आने वाले हैं, तो 1 लाख करोड़ को कहाँ कहाँ खर्च करना है। जैसे कि भाई 5% स्पोर्ट्स में लगाना है, 2% गरीबों को बांटना है, ऐसे करके अलग अलग जगह पे वो खर्च करें। इसी को बोलते हैं बजट। बजट में ही गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रेट लेकर आती है कि भाई आपको कितना % टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आपकी इतनी कमाई हुई तो इतना टैक्स दो, इतनी कमाई हुई तो इतना टैक्स दो। और जब भी बजट में इनकम टैक्स के रेट अनाउंस होते हैं वो उस साल के लिए अप्लीकेबल होते हैं। जैसे फरवरी 2024 में आया तो 24-25 में जो कमाएगा, 24-25 में जो भी आदमी कमाएगा उस पर कौन से रेट से टैक्स देना पड़ेगा? ये वाले रेट जो फरवरी 2024 में अनाउंस हुए थे। समझ आ रहे हैं? अच्छा, सेम इसी तरह 24-25 खत्म होने वाला होगा तो फरवरी 2025 में एक नई अनाउंसमेंट होगी। आप बोलोगे हाँ, फरवरी 2025 में फिर से एक बजट आएगा नया, और वो बजट कौन से साल के लिए होगा? 25-26 के लिए। यानी अगर कोई 25-26 में जो कमाएगा उसको टैक्स कौन से रेट से देना होगा? जो फरवरी 2025 वाले बजट में आया था। समझ आ गया? तो हमेशा यानी इनकम टैक्स रेट हर साल चेंज होते, जब बजट आता है जब चेंज हो जाता है। और इस साल तो क्या हुआ, फरवरी 2024 में जो बजट आया था उस बजट के हिसाब से जो टैक्स चल रहा था, फिर बीच में नया बजट आया। कब बजट आया? जुलाई 2024 में। अच्छा, क्यों आया जुलाई 2024 में बजट? क्योंकि इलेक्शन हुए, और जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल 2 बार बजट आता है। एक बार फरवरी में बजट निकालती है जो करंट सरकार चल रही होती है, मई जून में इलेक्शन होते हैं, और जो सरकार जीतती है उस सरकार के पास दोबारा ऑप्शन आता है कि अब आप नया बजट निकालो, जिसे बोलते हैं फाइनल बजट। जिस साल इलेक्शन होते हैं सिर्फ उस साल 2 बार बजट आते हैं। एक बार फरवरी में आता है तो उसे बोला जाता है इंटरिम बजट, यानी कि ये बजट सिर्फ 5-6 महीना चलेगा, और 5-6 महीने के बाद नया बजट आएगा जिसे बोला जाता है फाइनल बजट। तो ये अभी जो करंटली आया था जुलाई में वो कौन सा था? फाइनल बजट। और फाइनल बजट में यानी हर फाइनल बजट में कुछ चेंज आए। तो अगर आपने जुलाई से पहले कुछ भी इनकम टैक्स पढ़ रखा था तो रेट चेंज हो गए। ज्यादा बजट में चेंज नहीं आया, सिर्फ रेट हल्के से चेंज हुए, हल्का सा, मैं अभी आपको बता दूंगा। अच्छा, एक चीज और सुन लो ध्यान से कि भाई इसका मतलब आपको ये समझ आ गया कि इनकम टैक्स के रेट हर साल चेंज होते हैं, जब बजट आएगा जब चेंज होगा। अच्छा, गवर्नमेंट की मर्जी है, इस साल बजट लाए, क्या हुआ? तो गवर्नमेंट की मर्जी है इस साल बजट लाए और चेंज ना करे, हो सकता है पिछले साल वाला रेट ही कंटिन्यू करवा दें कि भाई इस साल पिछले साल वाला रेट ही चलेगा। तो अब आप बोलोगे ये क्या होता है? ये होता क्या है, कहां गया? ओल्ड टैक्स रेजिम है और न्यू टैक्स रेजिम है। तो ये ओल्ड का मतलब जो पिछले साल का बजट था, नहीं नहीं, एक ही बजट में दो तरह के रेट आते हैं, एक ओल्ड टैक्स रेजिम में
और एक न्यू टैक्स रेजिम है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो तो धीरे धीरे जब आपको दोनों समझ लोगे, ओल्ड को भी समझ लोगे न्यू को भी समझ लोगे तो आपको समझ आएगा। बट करंटली गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू टैक्स रेजिमे को ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप न्यू टैक्स रेजिमे चूज करो, तो इसीलिए पहले हम क्या सीखेंगे, न्यू टैक्स रेजिमे। अब आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। अब आप भूल जाओ कि भाई दो तरह के रेट होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ हर साल रेट चेंज होते हैं और हर साल दो तरह के रेट होते हैं, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड टैक्स रेजिमे चूज करना है आपकी मर्जी है। जैसे मान लेते हैं मेरी 10 लाख की इनकम हुई, पहले एक सिंपल सी एक बात कर लेते हैं, मेरी 10 लाख की इनकम हुई। अब मेरे पास गवर्नमेंट ऑप्शन देगी मेरे को, भाई आपको चाहिए तो ओल्ड टैक्स रेजिमे ले लो और चाहिए तो न्यू टैक्स रेजिमे ले लो। मैं क्या करूंगा, दोनों से हिसाब लगाऊंगा कि मेरा टैक्स किससे कम बन रहा है। मान लेते हैं ओल्ड से बन रहा है 1 लाख, मान लेते हैं, सपोज करो, ध्यान रखना, और न्यू से बन रहा है 1,10,000, तो बताओ मेरे को कौन सा चूज करना चाहिए, ओल्ड वाला चूज करना चाहिए, और ओल्ड के हिसाब से 1 लाख टैक्स दे दूंगा, बात खत्म। समझ आ गया। तो आपके पास ऑप्शन होता है, ओल्ड चूज करना है ओल्ड चूज करो, न्यू चूज करना है न्यू चूज करो। लेकिन कुछ लोगों को गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं देती, आगे चल के बताऊंगा आपको कि भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको न्यू ही चूज करना पड़ेगा, या आपके पास ऑप्शन नहीं है आपको ओल्ड ही चूज करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ कंडीशन गवर्नमेंट देती है, तो वो सारी कंडीशन बाद में समझेंगे। अभी आप समझो, एक आदमी जिसकी सैलरी से इनकम है, एक आदमी जिसकी सैलरी से इनकम है, उसके पास हर साल दोनों ऑप्शन रहते हैं, ओल्ड लेना है ओल्ड लो, न्यू लेना है न्यू लो। तो अभी हम तो सैलरी वाला समझने जा रहे हैं, टीडीएस, तो उसके लिए हम क्या समझने जा रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिमे। अब न्यू टैक्स रेजिमे कौन से ईयर के लिए मैं सिखा रहा हूं अभी आपको, 24-25 फाइनेंशियल ईयर, और जिसका टैक्स कब पे करोगे 25-26 में, तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा 25-26। क्लियर है ये वाला पॉइंट। चलो अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने रेट क्या रखा है। गवर्नमेंट ने सिंपल सा टैक्स रेट रखा है, प्लीज एक बार थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए तक, अब बल्कि मैंने बताया नहीं, अब मैं बताने जा रहा हूं, इनकम टैक्स रेट में गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई 3 लाख तक कमाता है, और कौन से रेजिमे सीख रहे हैं, न्यू। अभी भूल जाओ कि ओल्ड कुछ होता है, बस न्यू समझो, पहले इसको अच्छे से समझ लो फिर ओल्ड पे चलेंगे। आपने अगर 3 लाख रुपए तक कमाया, आपको कोई टैक्स नहीं दे। अगर कोई सामने वाला पर्सन जिसकी इनकम, कौन सी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम। अच्छा कौन सी टैक्सेबल इनकम आती है भाई, वो जितनी भी इनकम है पांचों हेड की जोड़ो, उसमें से अगर कुछ डिडक्शन मिलता है आपको तो माइनस करो, माइनस करने के बाद क्या आता है, नेट टैक्सेबल इनकम। उस टैक्सेबल, वो नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 3 लाख रुपए तक आ रही है, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप इंजॉय करो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में है, तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा, 5%। अब आप बोलोगे 5% किसका, पूरे, मान लेते हैं मेरी इनकम है 7 लाख रुपए, तो पूरे 7 लाख का 5%, नहीं नहीं नहीं, डिडक्शन भी नहीं। अभी मैं आपको समझाता हूं, आपको क्या करना है, मान लेते हैं मेरी इनकम है 7 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई 3 लाख रुपए तक तो जीरो था, तो 3 लाख रुपए तक अभी भी क्या रखते हैं, जीरो। और 3 लाख से जो ज्यादा है, 3 लाख से जो ज्यादा है, जैसे आपकी इनकम है 7 लाख, तो 3 लाख से कितनी ज्यादा है, 4 लाख, तो सिर्फ 4 लाख का 5% देना पड़ेगा। कुछ समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी बीच वाले अमाउंट का। पहला 3 लाख आप कितना भी कमा लो, आप 1 करोड़ कमा लो, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहले 3 लाख साइड रख दो, इस पे कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 7 लाख के बीच वाला अमाउंट, 3 लाख से 7 लाख के बीच वाले अमाउंट पे आपको कितना टैक्स देना है, 5%। अच्छा लेकिन मेरी इनकम तो 7 लाख से भी ज्यादा है, तो 7 लाख से 10 लाख के बीच का 10%। यानी अगर मान लेते हैं मेरी नेट इनकम 10 लाख है, पहले यहां तक मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, फिर इस पे आते हैं दोबारा। मान लेते हैं मेरी जो नेट इनकम है कितनी है, 10 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला बताओ, गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, तो आप इनकम टैक्स कैसे निकालोगे, अंडर न्यू टैक्स रेजिमे। ठीक है, अभी मैं न्यू टैक्स रेजिमे बता रहा हूं। 0 से 3 लाख रुपए तक को साइड रख दो, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। 10 लाख इनकम है तो 3 लाख को तो साइड रख दो, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख से लेके 7 लाख तक, 3 लाख से लेके 7 लाख तक कितना टैक्स देना इस पे, 5%। अच्छा एक बात बताना, 3 लाख से 7 लाख के बीच में अमाउंट कितना आता है, 4 लाख, तो 4 लाख का 5% कितना होता है, 20,000, तो 20,000 टैक्स। समझ आ रहा है। अच्छा मेरी तो इनकम थी 10 लाख, तो अब क्या करूं, 7 लाख से 10 लाख के बीच में 10%, कितना होता है, आप बोलोगे बीच का अमाउंट कितना बचा, 7 लाख से 10 लाख के बीच में कितना आता है, 3 लाख, तो 3 लाख का 10% कितना हुआ, 30,000। यानी आपका टैक्स कितना बन रहा है,
50,000 रुपए। अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हो तो आपका टैक्स कितना बन रहा है? 50,000 रुपए। अब आप कहोगे कि ये फाइनल है, नहीं अभी बहुत सारी चीजें बताना बाकी है, मैं अभी आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, 0 से 3 लाख, पहले तो ये याद ही हो जाना चाहिए आज के आज, कल तक थोड़ा ना खींचेंगे इस चीज को, ये अभी आज के आज याद रखना है भाई। पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, जो हमारा टैक्स रहेगा वो कितना रहेगा? 0। 3 लाख से 7 लाख तक हमारा जो टैक्स रहेगा वो कितना रहेगा? 5%। ध्यान रखना 5% पूरे का या बीच वाले अमाउंट का? बीच वाले अमाउंट का। 7 लाख से 10 लाख पे कितना टैक्स रहेगा? 10%। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं बीच वाले अमाउंट का, 7 लाख से 10 लाख का जो बीच वाला अमाउंट है उस पर कितना कितना 10%। अच्छा 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर जो भी होगी आपकी इनकम उन सबका 30%। तो ये होता है आपको टैक्स निकालने का तरीका। अब आप बोलोगे क्या ये फाइनल है? नहीं फाइनल नहीं है, अभी बहुत सारी चीज बताना बाकी है, बट एक स्टेप से सीखो, पहले ये से सीखो। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लेते हैं मेरी 11 लाख की इनकम है। कितनी इनकम है? 11 लाख की। तो चलो बताओ मेरा कितना टैक्स बनेगा? अब आप बोलोगे भाई 11 लाख कौन सा बता रहे हो आप? मैं बता रहा हूं नेट टैक्सेबल इनकम, सब घटाने के बाद। पहले पांचों हेड जोड़ो, पांचों हेड में से एटीसी से एटीयू तक डिडक्शन घटाओ, वो घटाने के बाद जो आपका टैक्स बचेगा, जो अमाउंट बचेगा उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो नेट टैक्सेबल इनकम मान लेते हैं आपकी 11 लाख की आ रही है, तो कितना टैक्स बनेगा? और साथ में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे? आप लिखोगे 0 से 3 लाख तक 0 यानी कि कोई नहीं, ठीक है। 3 लाख से लेके बताना जरा क्या था? 7 लाख तक कितना बताओ जरा? 5%। कितना आएगा? बीच का अमाउंट है 4 लाख, तो 4 लाख का 5% 20,000। चलो भाई ये हो गया। तीसरा 7 लाख से 10 लाख तक, फटाफट बताओ इसका कितना? भाई आप बोलोगे कि ये बीच का है 3 लाख रुपए, 3 लाख का 10% 30,000। और रूल क्या था बताओ जरा? 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%। लेकिन भाई साहब 10 लाख से 12 लाख की तक की तो मेरी इनकम ही नहीं है। 10 लाख से कहां तक है? 11 लाख। तो बीच के सिर्फ 1 लाख का 15%, जो कि कितना आएगा? 15,000। तो मेरा टैक्स कितना हुआ? 30 20 50 10 60 5 65,000। क्या ये बात समझ आई या नहीं? हाँ आप कह रहे हो कि ऐसे टेबल बना करेंगे, हाँ भाई ऐसे टेबल बना के ही तो कैलकुलेट करोगे आप। अब एक बात और बता दूं, इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आप आईटीआर फाइल करते रहोगे तो आपका जो भी टैक्स बनेगा, आप बस अपनी इनकम बता दो, टैक्स तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। 65,000 आपको कैलकुलेट करके नहीं देना। लेकिन मान लेते हैं आपको टीडीएस काटना है, मुझे किसी का टीडीएस काटना है, तो मैंने क्या बताया? टीडीएस कितना काटूंगा? पहले उसका टैक्स का हिसाब लगाऊंगा कि भाई वो कमाएगा इतना तो इतना टैक्स बनेगा। और जैसे इसका 65,000 का टैक्स बन रहा है, अभी मैंने ये फाइनल निकालना नहीं बताया, इसमें कई चीजें बताना बाकी है अभी भी। तो 65,000 का मान लेते हैं टैक्स बन रहा है, तो इसको 12 से डिवाइड करूंगा और हर महीने उतना काटूंगा। समझ आया? क्योंकि पूरे साल में मुझे कितने रुपए उसका टीडीएस काटना है? 65,000, क्योंकि वो कितना कमाएगा? 65,000। अब आप बोलोगे क्या इतना सिंपल है क्या, और कुछ बात नहीं बतानी? अरे बतानी है ना। आप ये मत समझो कि पहली क्लास में सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्लासेस तो लगेगी ना। तो आप ये मत सोचना कि भाई खत्म हो गया बस इतना ही बता दिया है, बहुत सारी चीजें बताना बाकी है। बट अभी तक जो बताया ये बताओ वो बात समझ आ रही है या नहीं? हाँ ये बात समझ आ रही है। चलो अब थोड़ा सा अभी आपको भी क्वेश्चन दूंगा, पहले मैं कुछ और डिस्कस कर लूं। क्या ये जो मेरा 65,000 का आया था, क्या ये मेरा फाइनल टैक्स है? नहीं। गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई जो भी आपका इनकम, जो भी टैक्स बनेगा उस पे आपको 4% सेस भी देना पड़ेगा। कौन सा सेस? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यानी जैसे अभी मैंने जो निकाला था उसमें मेरा टैक्स कितना आ रहा था? मेरा आ रहा था टैक्स 65,000। तो अब मुझे 65,000 टैक्स गवर्नमेंट को देना है या इसमें अलग से जोड़ना है? अलग से जोड़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा कितना जोड़ना है? 4%। अच्छा 65,000 का 4% कितना होता है? 65,000 का आपने बताया कितना होता है? 2600। तो 2600 जोड़ो और 67,600, ये फाइनल आपको टैक्स पे करना है। कुछ समझ आया? अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक रेट याद रखना है, इतने से इतने तक इतना परसेंट, इतने से इतने तक इतना परसेंट, और फिर क्या करना है उसमें जो भी टैक्स आएगा ध्यान रखना। अच्छा टैक्स 4% किसका निकला है? हमेशा इसका जो आपका टैक्स आएगा उसका 4% निकालोगे। कई लोग गलती से क्या करेंगे 11 लाख का 4%। नहीं भाई 11 लाख का 4% नहीं, जो आपका टैक्स बन रहा है, जैसे मेरा टैक्स कितना बन रहा है 65,000, तो 65,000 का 4% निकालना है 2600, और ये आएगा 67,600। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है ये क्या होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और क्यों मांग रही है गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट मांगती है आपसे
ये जो भी 2600 रुपए आप टैक्स दोगे, ये पैसे को गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगाएगी, या तो हेल्थ में या तो एजुकेशन में। यानी लोगों को दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों चीज में लगाएगी गवर्नमेंट। तो देखो अब मैं थोड़ा सा फिर से इस पॉइंट पे आता हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं बोलता हूं मान लेते हैं किसी का 16 लाख रुपए का इनकम है, किसी की इनकम है 16 लाख रुपए, मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट। अच्छा कौन सी इनकम, सैलरी नहीं, सैलरी की बात नहीं कर रहा, नेट टैक्सेबल इनकम, यानी उसे 16 लाख रुपए पे टैक्स देना है। तो आप फटाफट इसे देख के बताओ, हेल्थ एंड एजुकेशन से सब कुछ जोड़ के मुझे फाइनल बताओ कि उस आदमी का कितना टैक्स बनेगा अगर किसी की इनकम है 16 लाख रुपए। चलो बड़ा तेज निकाला आपने, तो कई लोग अभी तक निकाल ही नहीं पाए। आपने बोला 1,63,200, किसी ने बोला 1,76,800। तो भाई ये मैथ है, इसमें मैं कुछ नहीं सिखा सकता, ये तो मैथमेटिक्स है। चलो भाई मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला है, अगर किसी की टैक्सेबल इनकम कितनी है 16 लाख रुपए, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है, जिसपे उसको टैक्स देना है, ठीक है। तो उसका जो 0 से 3 लाख तक है उस पे तो 0, यानी कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से लेके 7 लाख तक कितना, 5%, यानी कि 20,000। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि बीच के 4 लाख पे निकल रहा है। कई लोग पूरे 7 लाख का 5% 35,000, अगर अभी भी ये कर रहे हो तो थोड़ा सोचो कि क्या कर रहे हो आप। बीच वाले अमाउंट पे निकलता है 5%, ठीक है। 7 लाख से 10 लाख तक 10% कितना, 30,000, यानी बीच के 3 लाख का 10%। अच्छा 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से 12 लाख तक कितना, 15%, यानी बीच के 2 लाख का 5%, 15%, ये भी 30,000 आ जाएगा। और बताओ 12 लाख से 15 लाख तक 20%, जो बीच का 3 लाख रुपए है, 3 लाख का 20% कितना होगा, 60,000, ठीक है। अच्छा फिर क्या बचा, 15 लाख से ऊपर जो भी है, तो ऊपर जितना भी होता है सबका कितना लगता है, 30%। तो 15 से ऊपर तो सिर्फ 1 ही लाख है, 16 लाख। तो 1 लाख रुपए का कितना, 30%, जो कि कितना होगा, 30,000, ठीक है। तो अब आप फटाफट जोड़ते हैं कि भाई कितना हो रहा है, बताओ फटाफट जोड़ते हैं। 60, 140, 170, 170 आ रहा है, ठीक है। प्लस इसमें क्या जोड़ना था, क्या ये फाइनल टैक्स है, नहीं, इसमें हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना है, कितना, 4%। तो 170 का 4% कितना होता है, 6,800, और टोटल जोड़ोगे 1,76,800। ये आपका फाइनल टैक्स है जो आपको पे करना है, ठीक है। जो फाइनल टैक्स है जो आपको पे करना है। क्या अभी हम टीडीएस सीख रहे हैं, नहीं, अभी हम क्या सीख रहे हैं भाई, इनकम टैक्स को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हाँ जी, यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई आपने दो चीज बता दी, पर ये बीच में क्या लिख रखा है आपने, रिबेट। अब ध्यान से सुनो, पहले तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी जुलाई में ही बजट आया है, और रिबेट में जहां तक मुझे लग रहा है कि कुछ चेंज हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है, ये मुझे लग रहा है। हो सकता है गवर्नमेंट चेंज ना करे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने ना एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। अब आप बोलोगे क्या कंफ्यूजन क्रिएट किए, फिर मैं आपको पिछले साल का बताऊंगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। पहले रेट थोड़ा सा चेंज था, गवर्नमेंट ने रेट चेंज किया, बट रिबेट चेंज करना भूल गई। अभी जो जुलाई में बजट आया था वो, तो कई बार क्या होता है बजट में गवर्नमेंट बस बोल देती है और लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो लोग जब कंफ्यूजन क्लियर करवाते हैं तो गवर्नमेंट आगे चल के क्लियर कर देती है। बट अभी तक क्लियर नहीं है, तो जो क्लियर है वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, और जैसे ही एक क्लियरिटी आएगी इसके ऊपर, वैसे ही मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी जहां तक जो क्लियरिटी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट ने रिबेट के बारे में बोला कि यार अगर किसी की इनकम सिर्फ 7 लाख रुपए ही है, जैसे अभी क्या आपने देखा, 3 लाख तक तो टैक्स देना होता है, सॉरी 3 लाख तक टैक्स नहीं देना होता, पर 3 लाख से ज्यादा कोई कमा रहा है तो टैक्स दे रहा है। जैसे मान लेते हैं मैं अपनी बात करूं, तो मान लेते हैं मेरी सैलरी है 3.5 लाख रुपए, तो मैं 3.5 लाख रुपए पे कितना टैक्स दूंगा। आप बोलोगे देखो 0 से 3 लाख तक 0, और 3 लाख से 3.5 लाख तक 50,000 का 5%, तो 50,000 का 5% कितना होगा, 12,000 हो जाएगा। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, 50,000 का 5% नहीं निकाला जा रहा तुम्हें, कितना, 2,500 रुपए। तो यानी मुझे टैक्स देना पड़ेगा 2,500, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस,
जो कि 2500 का 4% मेरे ख्याल से 100 रुपए आएगा, तो यानी 2600 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और एक आदमी सिर्फ कितना कमा रहा है, 3,50,000 रुपए बस। अगर आप हिसाब लगाओगे तो 12 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग कितना होगा, 30,000 रुपए से भी कम आ रहा है, 30,000 से भी कम आ रहा है, 29,000 समथिंग आएगा। तो 30,000 रुपए से भी कम कोई कमा रहा है और गवर्नमेंट उससे टैक्स मांग रही है, तो ये गलत नहीं लग रहा आपको? अब आप बोलोगे जीएसटी में तो देते हैं, चाहे हम 0 रुपए कमाएं, जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें तो हर आदमी से लिया जाता है, उससे इनकम से कोई लेना देना नहीं। पर इनकम टैक्स होता है कि आईटीआर फाइल कर रहे हो आप, और एक गरीब आदमी जो सिर्फ 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, मैं एक बात बता दूं, 30,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो गरीब हो आप। अभी आपको लग रहा होगा 30,000 की जॉब लग जाए मजा आ जाएगा, भाई 30,000 रुपए कुछ नहीं होते। स्टार्टिंग फेज पे आपको 30,000 मिल जाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि 30,000 तो मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होने वाली होगी या आपको 1 साल भी आप काम कर लोगे ना, तो आपको लगेगा 30,000 तो कुछ है ही नहीं यार, 30,000 क्या है, इससे तो घर का खर्चा नहीं चलता। 30,000 में डेली का 1,000 रुपए आया, और अगर आपके घर वालों ने फल मंगा दिया ना, तो 1 किलो सेब 1 किलो अनार ले आना, तो मेरे ख्याल से 600 रुपए तो वहीं चले गए आपके, और 400 बचे, और उसी में 2 किलो दूध, तो वो भी खत्म। ठीक है, रेंट वेंट देने को तो छोड़ ही दो भाई, 15,000 रुपए के नीचे तो रेंट नहीं मिलता अगर अच्छी जगह पर रहने जाओ तो ये समझ लो कि भाई 30,000 रुपए कुछ नहीं है। 30,000 कमाने वाला गरीब है, मैं कह रहा हूँ 30,000 भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 50,000 कमाने वाला गरीब है आज की डेट में, सब तो लगा रहा हूँ। आप भले आप किस जगह से रहते हो, आपके हिसाब से 50,000 आपको अच्छा लगता होगा कि 50,000 मिले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि अभी आपकी एज बहुत कम है। अगर आप मेरी एज तक आओगे तो आपको पता चलेगा यार 50,000 भी कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ लाख रुपए भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लाख वाला ठीक ठाक जिंदगी तो जी रहा है ना, 50,000 वाला अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। और गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई सब 30,000 से ऊपर पे टैक्स, 30,000 सैलरी तो 3.5 लाख के आसपास पहुंच गया, 3 लाख से ऊपर साल में कमाई हो गई तो टैक्स। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार ये गलत कर रहे हैं हम, तो गवर्नमेंट ने एक रिबेट लेकर आया। क्या रिबेट लेकर आया, जिसे बोलते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या ये याद रखना है? हाँ याद रखना है, ये रिबेट सेक्शन याद रखना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या लेकर आया, इसमें बोला अगर किसी की इनकम है 7 लाख रुपए, अप टू 7 लाख, ध्यान रखना 7 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम है। कौन सी इनकम की बात कर रहा हूं मैं, नेट टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम पे आपको टैक्स देना होता है, वो नेट टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है, 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 लाख रुपए तक है, तो आपका जो भी टैक्स बनेगा या फिर 25,000 रुपए, दोनों में से जो कम होगा, जो भी टैक्स बनेगा, मान लेते हैं आपका जो भी टैक्स बने, 20,000 बने 21,000 बने, जो भी टैक्स बनेगा या फिर 25,000 रुपए, दोनों में से जो कम होगा उतना छोड़ दिया जाएगा। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं आई, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, मान लेते हैं मेरी इनकम एग्जैक्ट कितनी है, 7 लाख रुपए। कौन सी इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम। मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी सैलरी पे पहुंचा ही नहीं, मैं अभी किस पॉइंट पे हूं, नेट टैक्सेबल इनकम जो आपकी 7 लाख रुपए आ रही है, तो उस पर आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। आप बोलोगे बड़ा आसान है, 0 से 3 लाख तक 0% यानी कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख तक 5% जो कि आता है 20,000, यानी मेरा टैक्स कितना बन रहा है, 20,000 रुपए। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आपकी इनकम सिर्फ 7 लाख तक है, 7 लाख से ज्यादा होगी तो नहीं मिलेगा रिबेट। मैं फिर से बोल रहा हूं, 7 लाख से ज्यादा होगा तो रिबेट नहीं मिलेगा, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगी। अच्छा कौन सी रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, यानी इसके हिसाब से आपका या तो जो टैक्स बन रहा है वो, या तो 25,000 रुपए आपके माफ हो जाएंगे, या तो जो टैक्स बन रहा है वो, या तो 25,000 रुपए, दोनों में से जो कम है। तो दोनों में से कम कौन सा है, हमारा तो टैक्स ही बन रहा है 20,000, तो दोनों में से कम 20,000 है, तो 20,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी और आपका टैक्स कितना बनेगा, 0। लेकिन अगर मेरी 7 लाख से ज्यादा इनकम हुई, मान लेते हैं 8 लाख हुई, तो क्या ये रिबेट मिलनी है, नहीं, तो ये आपको रिबेट नहीं मिलेगी। ये आपको रिबेट तभी मिलेगी जब आपकी इनकम कितनी है, 7 लाख, अप टू 7 लाख, 7 लाख एग्जैक्ट भी है आपकी टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम, अगर आपकी 7 लाख तक है तो आपको ये रिबेट मिल जाएगी। और रिबेट में गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, रिबेट में गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, इफ टैक्सेबल इनकम इज नॉट मोर देन 7 लाख, अगर इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है तो रिबेट विल बी 25,000। रिबेट कितनी होगी, 25,000, और टैक्स अमाउंट दोनों में से जो कम होगा उतने आपको रिबेट मिल जाएगी। मान लेते हैं आपका टैक्स बनता 18,000, तो आपको रिबेट कितने की मिलती, 18,000 की, और आपका टैक्स हो जाता 0। समझ आ रहा है। मान लेते हैं किसी भी रीजन से आपका टैक्स बन गया 26,000 और रिबेट मिल रही है क्योंकि 7 लाख से कम इनकम है, तो कितनी रिबेट मिल जाएगी, 25,000 की मिल जाएगी, और 1,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो भाई, तो अब तक मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी हैं,
और जितनी चीजें अब तक बताई है उसके हिसाब से मैं आपको 3 क्वेश्चन देना चाहता हूँ। तीनों का आप टैक्स बताओगे कितना आएगा, उसके बाद फिर मुझे और भी चीजें बतानी है, सरचार्ज बताना है। तो अभी सरचार्ज पे नहीं जा रहे हैं, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 3 क्वेश्चन, तीनों का आपको सॉल्यूशन देना है फटाफट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अगर मेरी इनकम है 7,95,200 रुपए टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम 7,95,200 रुपए, तो मेरा कितना टैक्स बनेगा फटाफट बताओ, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है अगर मेरा इनकम बन रहा है 24,49,000 रुपए, तो कितना मेरा टैक्स बनेगा। तीसरा है मेरा, अगर मेरी इनकम आ रही है 6,50,900 रुपए, तो मेरा कितना टैक्स बनेगा। और इसी खुशी में मैं आपको एक और दे देता हूं, ये सारा मैंने आपको क्या दिया है, नेट टैक्सेबल इनकम। आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है वो इतनी इतनी आ रही है, तो आपको कितना कितना टैक्स देना पड़ेगा, मैं आपका वेट कर रहा हूं, फटाफट बताओ चारों के हिसाब। 4,41,688 पक्का ना। चलो तीसरे का, नो टैक्स, जीरो, जीरो टैक्स आएगा, क्यों, रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगी, ठीक है। चौथा, 1,19,600। अब आप बोल रहे हो और कई लोगों का किसी का इससे डिफरेंस आ रहा है, बोलोगे नहीं शर्म के मारे कि भाई मेरा गलत है। हाँ, सेकंड वाला आप कह रहे हो मेरा डिफरेंस आ रहा है, चलो मैं चारों ही निकाल के दिखाता हूँ फटाफट। 7,95,200 है पहले, 7,95,200 वाला निकालते हैं पहले। तो भाई आपकी इनकम कितनी है पहले तो ये देखो, 7,95,200 नेट टैक्सेबल इनकम, तो 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, जीरो। 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5%, जो कि बीच के 4 लाख का 5% है 20,000। और 7 लाख से ऊपर, 7 लाख से 7,95,200 तक, तो ये बीच के 95,200 का 10%, जो कि आएगा 95,120, तो आ जाएगा 29,520। क्या सबका यही आ रहा था। और इसमें आपको जोड़ना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, लेकिन किसका 4%, 29,520 का 4%, कितना आ रहा है ये 1180.8 आप बोल रहे हो, ठीक है। तो कितना आएगा टोटल, 30,700.8। मैं एक बार बता दूं, कभी भी पॉइंट वगैरह में इनकम टैक्स नहीं देना होता आपको, राउंड ऑफ करना होता है 10 रुपए में राउंड ऑफ। यानी अगर 30,700 3 रुपए भी आ रहा होता तो 30,700 ही देना पड़ता, 3,709 आ रहा होता तो 8 आ रहा होता तो, या 5 भी आ रहा होता तो 3,710 देना होता, समझ आ गया। तो मतलब जो भी आपका आएगा आप 10 रुपए के राउंड ऑफ में कर लोगे, 10 रुपए इधर 10 रुपए उधर, तो अभी यहाँ पे 30,700 रुपए का आपका टैक्स बनेगा। क्लियर है ये पॉइंट। चलो भाई ये तो सबने सही निकाला। दूसरा निकालते हैं, 24,49,000। तो फटाफट यहाँ पे निकालते हैं 24,49,000 के लिए। तो 0 से लेके, एक सेकेंड, 24,49,000, ये आपने बोला गलत आया है, कई लोगों का अलग अलग आया है, तो चलो चेक करते हैं। 0 से 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, जीरो। 3 लाख से 7 लाख तक 5%, यानी कि 20,000। 7 लाख से लेके 10 लाख तक 10%, जो कि आएगा 30,000। 10 लाख से लेके 12 लाख तक 15%, जो कि आएगा 30,000। 12 लाख से 15 लाख तक 20%, जो कि आएगा 60,000। क्लियर है अभी तक। और 15 लाख से ऊपर जो भी है 24,49,000 तक, तो 24,49,000, ये मैं खुद से कैलकुलेट करूंगा, इसका 30%, तो 24,49,000 का 30%, तो 7,34,700, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 24,49 माइनस 15 लाख, तो ये बीच का अमाउंट है 9,49,000 है, इसका 30%, इसका 30% कितना आएगा 2,84,700। अब इसमें जोड़ो 60,000 और 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, तो ये आ गया 4,00,000।
24,700 और इसमें क्या जोड़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। लेकिन ये 4% किसका, 424,700 का 4% 16,988 और ये जोड़ के कितना आ रहा है 441,688। तो ये कितना टैक्स देना पड़ेगा 441,670 राउंड ऑफ में, 10 रुपए के राउंड ऑफ में करना होता है तो 441,670 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। समझ आया या अभी भी नहीं आया? अरे यार ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ पढ़ने में तो इसीलिए मैंने गलती कर दी। बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा, 88 है तो राउंड ऑफ करके 90 होगा, 70 कैसे हो जाएगा, सॉरी। चलो यहां तक समझ आ गया। चलो भाई पहला और दूसरा क्लियर है। अब तीसरे में जीरो टैक्स बनेगा, मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, 6,50,900 तक। लेकिन लिखोगे कैसे, अगर कभी आपको बोला जाए कि प्रेजेंट करो तो आप प्रेजेंट कैसे करोगे, उसको ऐसे प्रेजेंट करना है आपको। बाई चांस प्रेजेंट करने को कोई बोले, बट आप एग्जाम तो देने वाले नहीं हो, आप तो यहाँ पे इंटरव्यू दोगे, तो अगर बाई चांस इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, वैसे तो नहीं पूछेगा बट पूछ लिया तो कैसे करोगे वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो 0 से लेके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 3 लाख से लेकिन 7 लाख तक होता है। लेकिन कितना हमारी इनकम आ रही है 650,900, तो मैं 650,900 तक 5%, ऐसा ही है। तो ये बीच का जो अमाउंट है वो कितना है 3,50,900 का 5%, तो 17,545। तो जो मेरा टैक्स बन रहा है वो 17,545 बन रहा है। क्या मैं 4% सरचार्ज जोड़ूं? अभी नहीं, अभी पहले देखो क्या इस पे रिबेट लग रही है, यानी पहले रिबेट देखना है आपको। अगर इसकी 7 लाख से ज्यादा इनकम होती तो रिबेट नहीं मिलती, तो अभी यहाँ पे रिबेट नहीं मिलती, लेकिन अभी यहाँ करेंटली तो क्या है रिबेट मिल रही है। कौन सी रिबेट बताना जरा, 87A, याद रहेगा 87A, याद रखना ही पड़ेगा, अंडर सेक्शन 87A कितने रुपए तक का रिबेट मिलता है 25,000 या फिर जितना टैक्स बन रहा है। तो भाई कितना टैक्स बन रहा है भाई, दोनों में से कम तो यही बन रहा है ना 17,445, तो इतने का रिबेट मिल जाएगा और अब आपका टैक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा 0, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अभी तक आपका रिबेट क्लियर हुआ होगा कि भाई रिबेट क्या होता है। तो अब आपको मैं चौथा वाला नहीं करा रहा हूँ, अगर सबका सेम आंसर आ रहा है तो 13,75 सबका सेम आंसर आ रहा है तो मैं नहीं करा रहा हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। आप कर ही लोगे इतना, बाई चांस कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बोलना। अब आपको ये समझ आ गया कि भाई मेरे को इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसा होता है, क्या होता है 87A, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक बात सोचो जरा कि यार कोई 5 करोड़ कमा रहा है, कोई 10 करोड़ कमा रहा है, क्या उससे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए और ज्यादा, पूरा ले लो उसका पूरा पैसा ले लो। ठीक है, क्या ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को? अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये जो अभी तक आपने रूल समझा, ये जो भी रूल है वो 50 लाख जो कमा रहा है उसके लिए। अगर कोई 50 लाख से भी ज्यादा कमा रहा है तो हम उससे और ज्यादा टैक्स, कितना मजा आएगा, और टैक्स। ठीक है, अच्छा अब टैक्स और कौन सा टैक्स, गवर्नमेंट ने बोला भाई हम सरचार्ज लेंगे। कोई ज्यादा कमा रहा है 50 लाख से भी ज्यादा, वो तो बहुत अमीर है, मैंने आपको बोला ना 50,000 महीना कमा रहा है तो गरीब आदमी हूं। लेकिन जो 50 लाख कमा रहा है, अगर महीने का देखोगे तो 4 लाख होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो 4 लाख भी महीने का कुछ नहीं है। अगर आप देखो तो 12 चौक 48 लाख ही तो कमा रहे हो, 4 लाख तो महीने का यूं उड़ जाता है। तो 4 लाख भी एक्चुअल लाइफ में जैसे जैसे आप बड़े होगे, आपकी एज मेरी बराबर होगी, आपको लगेगा 4 लाख रुपए भी क्या ही है भाई, 4 लाख रुपए तो कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप बहुत अमीर हो, अगर आप हर महीने का 4 लाख कमा रहे हो, यानी 48 लाख नहीं, मैं 50 लाख की बात कर रहा हूँ, 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, 50 लाख तक कमा रहे हो, तो ये जो अभी मैंने ऊपर बताया उसी तरीके से टैक्स निकाल। बट अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ तक, तो उसको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। जो भी टैक्स निकलेगा 10% सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये सरचार्ज जोड़ेंगे कैसे, वो अभी मैं करके दिखाता हूं कैसे जोड़ेंगे, बट आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। लेकिन मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाता हूं, 2 करोड़ तक कमाता हूं, तो मेरा सरचार्ज कितना बनेगा 15%। अच्छा मेरी 2 करोड़ से भी ज्यादा इनकम है, पैसे ही पैसे, मैं तो कह रहा हूँ बारिश हो रही है पैसे की, अब बताओ कितना टैक्स देना पड़ेगा, 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ऐसे नहीं समझ आएगा, आप सीधा मेरे को दो कैलकुलेट करके दिखाओ। जैसे मैं पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूं, किसी का 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इनकम है पूरे साल की, कितनी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। पहले तो ये बताओ कौन से वाले सरचार्ज में आएगा वो, अगर किसी की 1 करोड़ 10 लाख की इनकम है तो कौन से वाले सरचार्ज में आएगा, ये बीच वाले में, 1 से 2 करोड़ के बीच वाले में आ रहा है 15%। इसमें स्लैब नहीं चलता, इसमें स्लैब नहीं चलता कि भाई 50 लाख तक इतना सरचार्ज दो, नहीं नहीं, इसमें फिक्स है कि भाई सरचार्ज कितना देना है 15%, क्योंकि आप 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आ रहे हो। लेकिन निकालेंगे कैसे, सरचार्ज आ गया तो निकालेंगे कैसे, बड़ा आसान है, आओ देखते हैं। नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बात हो रही है
1,10,00,000। चलो मान लेते हैं कि आपने इतना कमाया, और अच्छी बात है आप कमाओगे जल्द। तो अगर आपने इतना कमाया तो आपको कितना टैक्स देना होगा? 0 से लेके, फटाफट बताओ, अरे बोलो ना, 3 लाख तक 0% यानी कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 7 लाख तक 5% यानी कि 20,000। अब जो 1,10,00,000 कमा रहा है उसके लिए तो 20,000 क्या ही है। 7 लाख से 10 लाख तक 10% यानी कि 30,000। 10 लाख से 12 लाख तक 15% यानी कि फिर से 30,000। 12 लाख से 15 लाख तक 20% विच इज 60,000। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक हिंट देता हूँ, 60 30 90 90 30 120 140। तो आप इतना तो रट ही लेना कि अगर कोई 15 लाख कमाता है तो 140 का टैक्स बनेगा, ताकि बार बार ये नहीं निकालना पड़े। अगर आपके पास जितने लोग आते हैं सब 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो कम से कम 15 लाख तक तो ना निकालना पड़े। और 15 लाख से ऊपर कितना, जितना भी जाए, 1,10,00,000 जा रहा है तो इस पूरे का कितना, 30%। अब उसके ऊपर तो जितनी भी इनकम है आपकी सबका कितना लगेगा, 30%। तो पहले एक बार निकाल लेते हैं। 1 करोड़, मेरे को तो देखो इतना 1 करोड़ तो मैं सुनना भी नहीं कभी, बट मैं फिर भी आपके लिए निकाल के दिखाता हूँ। 1,10,00,000, ठीक है, इसमें से मैं घटा रहा हूँ 15 लाख रुपए, तो बीच का जो अमाउंट है वो 95 लाख का है। 95 लाख का कितना परसेंट बताओ, 30%, तो कितना आ गया, 28,50,000। अब 28,50,000 में ये सब जोड़ो, 60,000 और 30 30 60 20 80,000 और जोड़ दूं तो 29,90,000 रुपए कितना आ रहा है आपका टैक्स, 29,90,000 रुपए टैक्स आ रहा है। अब आप बोलोगे एक बार चेक करो क्या रिबेट मिलेगी इसको, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये हंसेगा अगर आप इसके सामने बोल दिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सिर्फ उसके लिए होती है जिसकी इनकम कितनी है, अप टू 7 लाख। तो इसकी तो 7 लाख से बहुत ज्यादा करोड़ों में है, तो ये रिबेट के बारे में नहीं सोचेगा। अब अगला काम आप क्या करते थे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, लेकिन क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो अब अगला काम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले क्या आएगा, सरचार्ज। तो ध्यान रखना अगर सरचार्ज लगेगा तो पहले सरचार्ज लगेगा फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। याद रखना इस बात को, पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं जोड़ना है, पहले क्या जोड़ना है, सरचार्ज। तो सरचार्ज जोड़ते हैं पहले। तो स्टेप एक बार स्टेप समझ लो। यार मैं क्या क्या लिख दे रहा हूं, मैं आपसे बात करते करते मैं भूल जा रहा हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं। क्या जोड़ रहे हैं हम, सरचार्ज। ठीक है, कितना सरचार्ज लगेगा, 15%। अच्छा क्यों 15%, क्योंकि ये उस वाले स्लैब में आ रहा है 1 करोड़ से 2 लाख करोड़। अगर इसका 5 करोड़ इनकम होती या 5 करोड़ से ज्यादा होती या 2 करोड़ से ज्यादा होती तो कितना लगता सरचार्ज, 25%। तो सरचार्ज इसका लगना है 15%, यानी इसको 29,90,000 पे 15% अलग से, यानी इस वाले पे कैलकुलेट होगा। ध्यान रखना जो टैक्स बनता है उसका 15% सरचार्ज, तो इसका 15% सरचार्ज कितना होगा, 4,48,500। ये और जोड़ दो तो ये आ गया 34,38,500। ठीक है, 34,38,500। अब इसमें और क्या अलग से जोड़ोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तो जोड़ना ही है। कितना जोड़ना है, 4%। और इसका 4% कितना होगा, 1,37,540। अब इसमें जोड़ दो 3,43,8,500 और ये सारा जोड़ के आ गया 35,76,040। इतने रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या अब आपको समझ आ रहा है टैक्स निकालना, अब आपको समझ आ रहा है कि किसी आदमी की इनकम, इंडिविजुअल की इनकम कैसे निकालते हो। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं या नहीं। तो 0 से 3 लाख, 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख, ये सब जोड़ो। मैं एक बार लिख देता हूं कि भाई स्टेप्स अच्छे से दिमाग में लगा लो क्या क्या चाहिए होते हैं। सबसे पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अच्छा कैसे कैलकुलेट करोगे, एज पर स्लैब रेट, जो आपका स्लैब रेट है भाई 0 से 3 तक इतना, 3 से 7 तक इतना, ये कर लो। ठीक है, फिर चेक करो रिबेट माइनस कर देना, कौन सी, अंडर सेक्शन 87A इफ अप्लीकेबल। अगर रिबेट आ रही है तो पहले रिबेट ही घटा देना, अगर रिबेट आ रही है तो। बट हो सकता है कि आपके पास रिबेट ना आए। अच्छा कौन से कंडीशन में रिबेट नहीं आएगी, जब आपकी 7 लाख से ज्यादा ऊपर इनकम होगी। तो 7 लाख तो फिर सीधा टैक्स कैलकुलेट करो और टैक्स में चेक करो क्या कोई सरचार्ज है, और अगर सरचार्ज है तो पहले सरचार्ज जोड़ोगे। ठीक है, अगर सरचार्ज आ रहा होगा। अच्छा सरचार्ज कब आएगा, जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। कौन सी इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ही सरचार्ज आएगा, अदरवाइज सरचार्ज की कोई बात
नहीं होगी। अच्छा, सरचार्ज जोड़ने के बाद क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ना पड़ेगा? हाँ, और ये फिक्स है कितना? 4%। ये सब जोड़ने के बाद ये जो आना है ये आपका क्या आना है? फाइनल टैक्स। और ये भी आप 10 के राउंड ऑफ में रखोगे, 10 के राउंड ऑफ में रखोगे। क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप 1,10,00,000 कमाते हो तो आपको 35-36 लाख रुपए तो टैक्स देना पड़ेगा, जो अप्रोक्सीमेट 33-34% आता है। तो 33 से 34% तो गवर्नमेंट ले जाएगी आपका। अगर आप 1 करोड़ कमाते हो तो क्या फायदा कमा? सबसे बढ़िया 7 लाख से कम कमाओ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A लो, एंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, चलो अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी की इनकम 10 करोड़ हुई तो इसी बात पे आपको एक होमवर्क, कि इनकम 10 करोड़ है तो कितना टैक्स, इनकम 6 करोड़ है तो कितना टैक्स, और इनकम 61 लाख है तो कितना टैक्स। तो आप, अच्छा ये इनकम कौन सी? नेट टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, जिस पे आपको टैक्स देना है। तो ये तीनों फटाफट मुझे निकालो, बताओ, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। आपको थोड़ा सा देखते हैं कि आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं पर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताना बाकी है।